डीएनए देखने वाले सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और आज हम यहाँ बैठे हैं अरुण चौबे जी के साथ। हमारे काफ़ी सीनियर कलीग हैं, तकरीबन 2 दशक से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है, राजनीति को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। आज हम यहाँ पे बैठे हैं सर डिस्कस करने के लिए कि आज जो बिहार में हुआ, जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें, जिसमें नीतीश कुमार ने बाजी मार ली जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन आरजेडी वाली कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि खेला होगा खेला होगा। तो आपको क्या लगता है कि खेला तो हुआ है? क्योंकि आरजेडी के 3 एमएलओ ने नीतीश कुमार के साथ, जो कि सरकार बीजेपी और जेडीयू के समर्थन से बनी है, उनको वोट दिया है। तो खेला किस तरफ हुआ है? जदयू की तरफ हुआ है या आरजेडी की तरफ हुआ है, या अभी खेला और बाकी है? हाँ, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं इस चर्चा में शामिल करने के लिए। खेला की जहाँ तक बात हो रही, मुझे लगता है कि आरजेडी जिस तरह से बड़बोलेपन के साथ सामने आ रही थी पहले, उनको राजनीति में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बिहार में जो है बहुत इंटरेस्टिंग सिनारियो फ़िलहाल देखने को मिल रहा है राजनीतिक तौर पर। तो कल शाम को मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाऊंगा। कल शाम तक ऐसी स्थिति थी, 3 एमएलए बीजेपी के और 3 एमएलए जेडीयू के, फ़िलहाल उनसे संपर्क नहीं हो रहा था। तब लग रहा था, और साथ ही में आपको याद होगा कि जो हम के नेता हैं मांझी साहब भी इनकम्युनिकेबल हो गए थे, उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो लोगों को पूरी उम्मीद हो गई थी कि शायद मांझी साहब फिर से जो है आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो उधर जा सकते हैं। 3 एमएलए बीजेपी के और तो वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा एक तरह से मामला दिख रहा था कि टिल्ट हो चुका है, इसीलिए शायद उनको कॉन्फिडेंस मिल गया था। शाम को हम लोग कल खबर सुन रहे थे किस तरह से आरजेडी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में थी। मनोज सिन्हा ने भी, जो राज्यसभा में एमपी हैं, वो जिस तरह से बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने एक तरह से। लेकिन आज जिस तरह का सिनारियो हुआ है, इसमें मैं 2 बातों पे कहूँगा कि आज का जो डेवलपमेंट है उसने एक नई दिशा दे दी है बिहार की राजनीति को। बिहार की राजनीति में लगता है शायद जैसे आरजेडी के 3 एमएलए इधर स्विच हो गए हैं, जिस तरह से एनडीए अलायंस की तरफ चले गए हैं, बैठे हुए दिख रहे हैं। तो एक तो डिसिल्यूजनमेंट दिखता है, जो कास्ट वाली पॉलिटिक्स है, जो कास्ट वाली पॉलिटिक्स जिस तरह से चल रही है। कास्ट का सर्वे करवाया गया बिहार में, नीतीश जी ने करवाया, उसके बाद शायद वो डिसिल्यूजनड हो गए। चाहे वो राम मंदिर बनवाने की बात आई, राम मंदिर के बाद जिस तरह से हिंदू जनमानस एक हुआ, उसमें कास्ट के शायद बैरियर्स जो है टूट चुके हैं इस समय, और उसका देशव्यापी असर दिख रहा है। शायद इस पल्स को उन्होंने महसूस किया, या फिर उन लोगों ने जो 5 इलेक्शन हुए थे अभी दिसंबर में, जिनके परिणाम आए, आपने देखा होगा कि 5वें इलेक्शन में लोगों को बड़ी असेंबली इलेक्शन से उम्मीद थी, लेकिन उस असेंबली इलेक्शन में न कास्ट अलायंस चला और न दूसरे फैक्टर्स चले। उसमें मोदी की गारंटी और कुछ प्रोग्राम्स की ज़बरदस्त धमक दिखी। तो शायद मोदी की गारंटी, या यूँ कहें कास्ट जो फैक्टर है, टूटता हुआ दिख रहा है। इसीलिए शायद जो है लोग उधर स्विच हो रहे हैं। और फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रचार हो या जो भी कहा जाए, मोदी की गारंटी जो है फिलहाल इस समय सबसे बड़ा फैक्टर राजनीति में दिख रहा है। हाँ सर, जैसे अब जो अभी तो सारा पहला तो चैलेंज है वो लोकसभा का चुनाव है। अब पिछले बार 40 सीटों में जो अब एनडीए साथ में ही लड़ी थी, जदयू के साथ मिलकर लड़ी थी, तो 39 सीटें इनकी थी, 1 सीट कांग्रेस की थी किशनगंज वाली, और आरजेडी का तो खाता भी नहीं खुला था। जी जी। इस बार जो अभी तक जो चला आ रहा था, जो जब नीतीश अलग थे, तो ऐसा लग रहा था कि इस बार बिहार में बीजेपी को अच्छा खासा डेंट लगेगा, और वो लगता भी, क्योंकि बिहार की राजनीति, मैं वहीं से आता हूँ, तो मैं बिहार की राजनीति के बारे में इतना तो जानता हूँ कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक तो नीतीश कुमार जिनके साथ हैं सत्ता की तरफ ही रहेंगे, और जब तक नीतीश हैं वो चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे, क्योंकि नीतीश के बिना बिहार में कोई सरकार बन नहीं सकती अभी के जो सिनेरियो में। हाँ, हालांकि पिछले 3 चुनावों से जदयू का लगातार वोट प्रतिशत और उनकी सीटें घट रही हैं, फिर भी नीतीश ने जो 2-3 चीज़ें जो मैंने, मतलब जो इतने जो पिछले 15-20 दिनों का जो घटनाक्रम है उसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया और जो निकल के भी बाद में बाहर आई, एक तो ये कि भाई लालू यादव, जो आपने बोला, मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि एम्बिशियस हो गए बहुत ज़्यादा अपने बेटे को गद्दी पे बैठाने के लिए, और उन्होंने नीतीश की पार्टी को ही तोड़ना चाहा, क्योंकि बहुमत से ज़्यादा दूर नहीं थे वो। 10-12 एमएलए अगर जदयू का इधर कर लेते तो हो जाता है। वक्त रहते नीतीश कुमार को ये खबर मिल गई, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। दूसरी बात, उन्होंने ये देखा कि भाई अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो कोई नुकसान तो है नहीं, सत्ता तो उनकी अभी भी है, चीफ मिनिस्टरशिप अभी भी उनके हाथ में है, और बीजेपी के साथ जाने से भाई फ़ायदा ही है।
बीजेपी की सरकार है, मोदी के साथ रहने में कोई नुकसान नहीं है, भाई मोदी अच्छा कर रहे हैं। और जो सीटें, जो 16 सीटें पिछले बार जदयू 17 पे लड़ी थी, 16 जीती थी, बीजेपी 17 पे लड़ी थी, 17 जीती थी। बस एक जो सवाल है और एक जो वहाँ के लोगों के मन में भी है कि पिछले बार की तुलना में इस बार और ज़्यादा पार्टीज बिहार में एक ही साथ एनडीए के कुंभे में आ गई है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आ गई है या जीतन राम मांझी की पार्टी आ गई है। तो अब इस बार ये, और चिराग पासवान की अलग हो पहले गई से ही है। है। पासवान की एक पार्टी अलग है, जूनियर चिराग साहब की, और जो उनके चाचा हैं उनकी अलग पार्टी है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जिसका कि हम लोग वहाँ के पत्रकारों से भी बात होती है, जनमानस से भी बात होती है, परिवार के लोगों से बात होती है। तो लोग ये वेट कर रहे हैं कि भाई 40 सीटों का अब बीजेपी क्या किस तरीके से बंटवारा करेगी। 17 तो उनकी जीती हुई है, उनको तो वो वापस दे नहीं सकती। लेकिन मैं इस बीच आपको एक बात के लिए टोकूंगा कि एक सैचुरेशन का जो है पॉइंट बनता जा रहा है। बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, जैसा कि वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि 40 की 40 सीट जीतेंगे। अगर हम लोग अभी एक सर्वे आया है, आपने भी पढ़ा होगा उस सर्वे के बारे में, उसकी काफ़ी चर्चा है। तो उस सर्वे में हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि क्लेम था, बीजेपी को साथ में इनके आने पर, नीतीश के आने पर भी उससे बहुत फ़ायदा नहीं, उतने पे ही सिमटती हुई दिख रही है। और आने वाले आप समय में देखेंगे नीतीश जी जो है बीजेपी के लिए लाइबिलिटी ही होंगे। बल्कि कुछ सर्वे तो ये भी दिखा रहे हैं कि भाई इंडिया की सीट दो तीन घट भी सकती है जी जी, पिछले बार की तुलना में। इस बार शायद 39 की जगह 34-35 हो जाए, क्योंकि इस बार क्लियर कट आरजेडी को जो है, जिस तरह से तेजस्वी यादव एक मैच्योर लीडर के रूप में उभर रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से आज मैं आज उनके स्पीच से जो बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए एज ए लीडर, एज ए मैच्योर लीडर, जो उन्होंने कहा हम समाजवादी हैं, हम संघर्ष करेंगे। और उन्होंने कोई तंज जरूर कसा नीतीश कुमार के ऊपर, उनको दशरथ कहा, तल्खी नहीं दिखी, वो मैच्योरिटी दिखी। ये काबिले तारीफ है तेजस्वी के साथ में। तेजस्वी ने एक मैच्योर लीडर की तरह जो है व्यवहार किया आज सदन में, और उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्हें पता है कि आने वाले समय की राजनीति में वो वही सबसे बड़े नेता हैं बिहार की राजनीति के। 25 के चुनाव में, ये चुनाव आरजेडी, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये चुनाव आरजेडी और बीजेपी के बीच का ही चुनाव रह जाएगा, और नीतीश की पार्टी को नुकसान ही होना है, फ़ायदा यहाँ से नहीं होना है। दूसरी बात ये है जो कि वहाँ के लोगों का क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ, हमारी कम्युनिटी नीतीश कुमार से काफ़ी डिसइल्यूजन्ड हो गई है, जबकि काफ़ी अच्छा वोट ब्लॉक था। उनको ये लगता है कि नीतीश को हम वोट देते हैं, वो हर बार कभी इधर कभी उधर। तो ये पूरा जो ये जो पूरा चला है पिछले महीने, 1 महीने से चल रहा है तकरीबन, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने अभी जो एक फ़ायदा बीजेपी को हुआ है, और मुझे लगता है यही उनका मेन एम रहा होगा कि इंडिया ब्लॉक के, ये मतलब वो क्या बोलते हैं, इन्होंने ही इंडिया ब्लॉक धुरी थे, इन्होंने ही बीज उसकी रोपी थी और जगह जगह जा रहे थे। उन्होंने जब इनको ही निकाल लिया तो लिटरली अगर इंग्लिश में बोले तो ही दे हैव टेकन द सोल आउट ऑफ दैट ब्लॉक। और उसके बाद से आप देखिए ब्लॉक लगातार बिखर रहा है। जी जी। तो ये बीजेपी की एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी रही। उन्होंने नीतीश को ही बाहर कर लिया और उसके बाद ब्लॉक को तोड़ दिया। अब उन बिहार में अगर 1-2 सीटें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, बाकी स्टेट्स में तो उसको बराबर कर ही लेंगे। नीतीश जैसे लीडर के जाने से एक फ़ायदा तो होता है कि नीतीश को जो भी बोलें लोग, वो मैं उस तरीके का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि भाई हमारे सीनियर हैं, उम्र में हमसे ज़्यादा है। बिहार में हम लोग अब सबको उनको बड़ा ही मानते हैं उम्र में। तो नीतीश की एक बात तो है, छवि बिल्कुल साफ है। इतने साल से चीफ मिनिस्टर हैं। जी हाँ जी, साफ छवि का राजनीति में बड़ी बात है। परिवार को उन्होंने आगे किया, ना ही उनके बेटे हैं एक, वो मुंगेर में है, योगा वगैरह सिखाते हैं, ना ही किसी भाई को, भतीजे को, बहुत रिश्तेदार तो हैं उनके। तो ये नीतीश कुमार का एक बहुत ही अच्छी बात है, जो कि जैसे मोदी जी के साथ भी है कि इतने सालों से हैं पब्लिक लाइफ में, लेकिन छवि बिल्कुल पाक साफ है। किसी तरीके का उनके ऊपर दाग नहीं है, करप्शन के खास के। तो ये एक नीतीश का बहुत अच्छा फैक्टर है जिसके कि लोग उनको अपने साथ लेने में आज अगर जैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि 25 के चुनाव से पहले ये फिर उधर चले जाएंगे, तो उनको लेने में किसी को इसलिए दिक्कत नहीं होती कि चलो भाई ठीक है आ जाओ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा, जैसा आपने कहा सब कुछ है नीतीश जी के पास में, लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो एक चंक आता था, भले ही उन्होंने ओबीसी वोट बैंक में जो है माइनस यादव
माइनस यादव, बाकी रेस्ट ऑफ दी ओबीसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर ले जाते हैं, महादलित को कर ले जाते हैं। अगर पसमानदा मुसलमानों की बात करेंगे तो उसको भी लेके थोड़ा बहुत, लेकिन वो इस बार के उनके इधर शिफ्ट होने से मुझे लगता है वो चंक ऑफ वोट्स जो है उनके कम होंगे। और दूसरी बात, जैसा आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया, प्रशांत किशोर ने ये भविष्यवाणी कर दी है कि 25 के पहले आ भी सकते हैं। अगर वो रहते भी हैं तो बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, जेडीयू के वोट कम होंगे, जेडीयू की सीटें कम होंगी, और बीजेपी को जो है जिस तरह की उम्मीद है उतनी उम्मीद वाला फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये 25 के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में हो सकता है। लेकिन दो बातें मैं एक और कहूँगा, अगर हम लोग देखें इस बार के परिवर्तन को, तो इसका अंदाज़ा उसी दिन मिल गया था जिस दिन भारत रत्न जो है कर्पूरी ठाकुर के लिए अनाउंसमेंट हुआ था। और आज आपको बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर के परिवार से मोदी जी की मुलाकात भी हुई है। तो मोदी जी ने जिस तरह से ओबीसी जो वोट बैंक है बिहार का, उसको डेंट करने के लिए बिल्कुल कॉन्क्रीट फार्मूला बनाया, उसमें मुझे लगता है नीतीश जी के पास कोई चारा रह नहीं गया था। और दूसरा, जो मैंने कहा कि जो लार्जर हिंदू वोट बैंक है, राम मंदिर बनने के बाद में लार्जर हिंदू वोट बैंक, उसका ओबीसी एक मेजर चंक है 60% के करीब। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बना था, उसका फिलहाल इनके पास कोई काट भी नहीं दिख रहा था। और यही मुझे लगता है एक मजबूरी बनी उनके लिए। भले ही वो आज उन्होंने सदन में कहा कि दंगे फिर से शुरू हो गए थे, लॉ एंड ऑर्डर फिर से बिगड़ने लगा था, ये तो एक बहाना होता है सदन में कुछ बोलने के लिए। तो बिल्कुल लेकिन बहुत सालों से नहीं हो रहे। नहीं, जैसा उन्होंने 2 रेफरेंस आज फिर से दिए कि छोटी मोटी वो मतलब वो बहाना है अपने डिसीजन को डिफेंड करने के लिए। तो इस तरह की बातें हुई। लेकिन फिर से मैं एक बार कहूँगा कि तेजस्वी ने जिस तरह से मैच्योर लीडर के रूप में आज भाषण दिया है सदन में, उसकी मैं प्रशंसा करूँगा। और आने वाले समय में बिहार की राजनीति, जैसा कि आपने कहा, वो जो है अच्छे लीडर के तौर पे उभरेंगे। अब बीजेपी वर्सेज आरजेडी ही आने वाले समय में मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे बिहार की राजनीति में। ठीक है सर, अरुण जी, आपके इस इनसाइट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हैं वो डीएनए देखते रहें और हमें कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगर आप किस तरीके के शोज़ हमसे चाहते हैं। और बिहार में तो बहार है और नीतीश कुमार है।